Okay, hello everyone. So myself Jumman Ali. I'm an aspiring strength and conditioning coach. अभी फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में। ओके, सो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो हो रहा है एनर्जी सिस्टम। ओके, एनर्जी सिस्टम मतलब हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, वो उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एनर्जी सिस्टम नाउ मैं यहाँ पर रीड करूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एनर्जी सिस्टम। एनर्जी प्रोवाइड्स एन एथलीट द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। वर्क इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स टू अप्लाई फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। ओके, मतलब क्या है यहाँ पर कि एनर्जी एक कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं एथलीट को कोई भी काम करने के लिए। ओके, काम मतलब क्या काम होता है, काम मतलब हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। ओके, energy is a prerequisite for performing physical work during training and competition. ओके, सो इसमें हम लोग ट्रेनिंग कंपटीशन ओनली नहीं बोलेंगे, हम लोग और भी कुछ बोलेंगे, लाइक वर्किंग हो, हाउस होल्ड वर्क हो, कुछ भी काम करे तो उसमें एनर्जी जो है वो प्री रिक्वेस्ट है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमें एनर्जी हम लोग को बिफोर हैंड मतलब पहले से चाहिए होता है, तभी हम लोग वो काम कर पाएंगे। ओके, ultimately we derive energy from converting foodstuff at the muscle cell level into a high energy compound known as adenosine triphosphate. Okay, so energy जो है हम लोग को मिलता है adenosine triphosphate से। Okay, that's the only compound that we get energy from. Okay, वो कैसे मिलता है नेक्स्ट मैं हम लोग डिस्कस करूंगा, बट एटीपी कैसे बनता है। एटीपी बनता है कि हम लोग जब फूड स्टफ खाते हैं, मतलब कोई भी खाना जो खाते हैं, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, फैट्स हो, तो वो कन्वर्ट होके एटीपी बनता है। वो ब्रेक डाउन होके होके एक मसल सेल में कन्वर्ट एटीपी बनता है। ओके, which is then stored in the muscle cell. ATP, as its name suggested, consists of one molecule of adenosine and three molecule of phosphate. Okay? मतलब क्या है एटीपी, क्या है एटीपी हो रहा है एक मॉलिक्यूल एडेनोसिन एंड थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट से बना हुआ एक कंपाउंड। ओके, energy required for muscular contraction is released by converting high energy ATP into ADP and pi. As one phosphate bond is broken, causing ADP and pi to split, energy is released. The amount of ATP stored in muscle is limited so that body must continually replace ATP stored to enable physical activity. Okay? इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं एनर्जी जो मिलता है कैसे मिलता है, वो एटीपी को ब्रेक करके। ओके, एटीपी को जब ब्रेक होता है एक एडीपी बनता है और एक पाई बनता है। एक सेकंड में बता रहा हूँ मैं, ये देखिए दिस इज एटीपी। ओके, एटीपी पूरा एक एटीपी है, ये एडेनोसिन है, ये ट्राइफॉस्फेट है, ये तीन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट का एक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ना ये बहुत हाई एनर्जाइज्ड है। ओके, बहुत एनर्जी है इसमें। ओके, ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, यहाँ पर दो फॉस्फेट इधर चला गया, एक फॉस्फेट यहाँ निकल गया। ओके, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, एक सिंगल फॉस्फेट, इसको हम लोग पाई बोलते हैं। ये ब्रेक होने का टाइम एक एनर्जी रिलीज होता है, एंड दिस यही जो एनर्जी रिलीज होता है ये हम लोग यूज करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, यही वाला एनर्जी हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। ओके, ओके, और क्या बोला है यहाँ पर कि बोला है the body can replace ATP stored by any of the three energy systems depending on the type of physical activity: phosphate system, glycolytic system and oxidative system. क्या है, सोच लीजिए आप 800 मीटर तक 800 मीटर रनिंग कर रहे हो। ओके, ये रनिंग कर रहे हो तो पूरा जो 800 मीटर रनिंग कर रहे हो उसमें तो एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन हम लोग का बॉडी में जो स्टोर्ड एटीपी है वो काफी लिमिटेड है, माने काफी मात्रा में बहुत कम है। ओके, मसल्स में जो स्टोर्ड है, तो हम लोग को और भी तो एनर्जी चाहिए होता है ना, तो वो फिर कहाँ से मिलेगा। वो जो नेक्स्ट एनर्जी चाहिए होता है वो हम लोग को इस तीन एनर्जी सिस्टम के थ्रू मिलता है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं कि वो तीन एनर्जी सिस्टम क्या है। पहला वन है फॉस्फोरेस सिस्टम। ओके, फॉस्फोरेस सिस्टम क्या है, द प्राइमरी एनारोबिक एनर्जी सिस्टम is the phosphorescent system. The phosphorescent system contains three basic reactions and are used in processing of ATP. Okay? ये जो phosphorescent system ये हम लोग का सबसे पहला एनर्जी सिस्टम है जो हम लोग को एटीपी प्रोवाइड करता है। ओके,
और इसमें क्या है, देयर आर थ्री बेसिक रिएक्शन, तीन तरह का रिएक्शन होता है जहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलता है। ओके, पहला वाला क्या है, पहला वाला है द फर्स्ट रिएक्शन रिजल्ट इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड पाई resulting in a release of energy. Because the skeletal muscle has limited stored, further reactions are needed to maintain ATP. ओके, तो पहला वाला रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए पहले कि पहला वाला रिएक्शन जो है वो ये वाला है, इस एटीपी से हम लोग एडीपी बन रहा है एंड पाई बन रहा है, इससे हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, ये पहला वाला रिएक्शन। ठीक है, सेकंड वाला रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन इज यूज्ड टू डिसिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिन। ओके, in this scenario, a phosphate is removed from the PCR, forming pi and creatine. Okay, the pi that is formed by the process by this process is then added to ADP and ATP molecule is formed. तो उसमें क्या बोला है कि फॉस्फोक्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन क्या है, फॉस्फेट एंड क्रिएटिन का बॉन्ड है, ओके, कंपाउंड। तो उसको जब ब्रेक करते हैं उसमें क्या है, एक फॉस्फेट है एक क्रिएटिन है, राइट। तो जब ये ब्रेक होता है एक फॉस्फेट निकल जाता है, मैंने इनऑर्गेनिक पाई निकल जाता है और एक क्रिएटिन निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक पाई निकल रहा है हम लोग का यहाँ पर, ये इनऑर्गेनिक पाई हम लोग को जाके एडीपी के साथ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिल जाता है। तो वहाँ पर तीन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में ऑलरेडी दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, उसके साथ और एक अगर पाई फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाता है तो क्या हुआ, तीन मॉलिक्यूल हो गया। तो फिर क्या बन गया, वो एटीपी बन गया फिर से, है ना। फिर से जब वो एटीपी को ब्रेक करेंगे तो फिर एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो हम लोग का सेकंड रिएक्शन होता है। थर्ड रिएक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द फाइनल रिएक्शन दैट कैन अकर breaks ADP into adenosine monophosphate and pi, which after which the pi can be again added to ADP resulting the forming of ATP। थर्ड रिएक्शन बोल रहा है कि हम लोग एडीपी को भी ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर एडीपी को ब्रेक करके हम लोग को क्या मिल रहा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलता है एंड और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है हम लोग का। ठीक है, ये जब रिएक्शन होता है इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। तो इसमें तो फर्दर हम लोग एडीपी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा रिएक्शन, ये फाइनल रिएक्शन। ओके, नाउ because the skeletal muscle can store only a small amount of ATP, energy depletion occurs in a little as 10 seconds of high intensity workout. Okay, whereas PCR can be decreased by 50% to 70% of initial value in a little as 5 seconds, and high intensity exercise can be almost completely depleted in this response to intense exhaustive exercise। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो फॉस्फेट सिस्टम है ये भी इसका भी लिमिटेशन है। ठीक है, ये भी आपको पूरा 2 घंटा 3 घंटा तक वर्क नहीं दे पाएगा एनर्जी, इसका भी एक लिमिटेशन है। कितना का लिमिटेशन है, ये मैक्स टू मैक्स बोलता है कि पूरा ओवरऑल बोल रहे हैं आपको, ये मैक्स टू मैक्स आपको 30 सेकंड तक देता है। ठीक है, उसमें भी 10 सेकंड 15 सेकंड तक हाई एनर्जी देगा, मतलब सीधे 10 सेकंड तक आपको हाईएस्ट एनर्जी मिलेगा, उसके बाद फिर वो कमते रहेगा एनर्जी। ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी का वो कमते रहता है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 10 seconds of high energy work, whereas PCR can be decreased by 50 to 70% initial value as little as 5 seconds of high intensity exercise। अब 5 सेकंड के अंदर ये ऑलमोस्ट 50 to 70% डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका जो एटीपी फॉर्मेशन, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर भी जब हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है ना, तो फिर हम लोग को बाद में और एनर्जी सिस्टम आता है धीरे धीरे करके। Okay, let's read this. Okay. Interestingly, the highest contribution of ATP production by PCR occurs in the first 2 seconds of initial of exercise. By 10 seconds of exercise, the ability of PCR supply ATP is decreased by 50%, पहले जो बताया आपको मैं, and by 30 seconds of exercise, PCR contribution very little to the supply of ATP. Okay, at around 10 seconds, the glycolytic system is contributing the ATP supply begins increase। Okay, मतलब क्या बोल रहा है कि फॉस्फोरेस सिस्टम में हम लोग को एनर्जी मिलता है 10-30 सेकंड तक, बट 10 सेकंड तक हम लोग को सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद वो कमते रहता है। ठीक है, 10 सेकंड के बाद जो है सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी टेक ओवर करता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो भी कंट्रीब्यूट करने लगता है ना। फिर वो 30 सेकंड के बाद
पूरा ग्लाइकोलिक सिस्टम टेक ओवर कर लेता है उसको। ओके, द फॉस्फोरेसेंस सिस्टम appears in the primary energy system, energy source of extremely high intense activity such as short sprint, 100 meter sprint, 40 meter dash, etc. यदि आपको मतलब कि बोलने का मार है कि फॉस्फोरेसेंस सिस्टम जो है वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। इसलिए जब 100 मीटर स्प्रिंट हो गया या कोई भी आप पावर लिफ्टिंग हो गया, मतलब एक वन डे मैक्स कर रहे हो या जंप जंप कर रहे हो, मैक्सिमम मैक्सिमम जंप कर रहे हो, इस सब में हम लोग को जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को प्रोवाइड करता है फॉस्फोरेंस सिस्टम, क्योंकि उसमें वो बहुत एक संग बहुत एनर्जी दे सकता है हम लोग। ओके, the replacement of phosphorus stores is usually a rapid process with 40% restoration of ATP occurs in about 30 seconds and complete restoration occurs in 3 to 5 minutes of exercise. इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सोच लीजिए आप 100 मीटर स्प्रिंट कर लिए, ठीक है, करने के बाद क्या आप रेस्ट लोगे। अगर 100 मीटर स्प्रिंट करने के बाद रेस्ट लेते हो तो विद इन 30 सेकेंड आपका 70% जो एटीपी स्टोर था मसल्स पे वो फिर से रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। आप ऑलरेडी तो यूज कर लिए उसको ना, फिर से वो रिस्टोर हो जाता है 70% का विद इन 30 सेकेंड में, ठीक है। एंड देन 3 से 5 मिनट के अंदर पूरा 100% रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन और एक क्या हम लोग यूज किया था, हम लोग फॉस्फोरेंस सिस्टम भी फॉस्फोक्रेटिन भी यूज किए थे, राइट, पीसीआर भी यूज किए थे। तो उसमें क्या होता है, पीसीआर जो है, पीसीआर आपको बोला है यहाँ पर कि रिस्टोरेशन ऑफ पीसीआर टेक्स अ लॉन्गर 2 मिनट्स, 84% रिस्टोरेशन, 4 मिनट्स में 89 एंड 8 मिनट के अंदर कंप्लीट रिस्टोरेशन। ओके, तो पीसीआर क्या होता है, वो 2 मिनट के बाद वो ऑलमोस्ट 85% रिस्टोर हो जाता है एंड बाई 8 मिनट्स वो कंप्लीट रिस्टोर हो जाता है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि आप 8 मिनट के बाद अगर 8 मिनट रेस्ट लेते हो तो you'll be fully energized, go for a one more round of let's say 100 meters sprint. Okay, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू glycolytic system. Glycolytic system is the second one. Second anaerobic energy system is the glycolytic energy system, which is equivalent energy system for activities that last from 20 seconds to about 2 minutes. Okay? The primary fuel of glycolytic energy system comes from the breakdown of blood glucose and glycogen stores. Initially, the vast majority of ATP is supplied from past glycolysis, and as duration of activity approaches to 2 minutes, the supply of ATP primarily comes from slow glycolysis. Okay, so इसमें भी दो तरह का glycolysis है, एक हो रहा है fast glycolysis and slow glycolysis. Okay, हम लोग इसमें ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में क्या यूज करते हैं, मोस्टली फास्ट ग्लाइकोलाइसिस हम लोग यूज करते हैं। धीरे धीरे जब 2 मिनट्स का अंतर आ जाता है फिर स्लो ग्लाइकोलाइसिस टेक ओवर करता है, वो एरोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेटिव सिस्टम में। ओके, हम लोग आएंगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, okay, which is rapidly converted into lactate. When glycolysis occurs at a very rapid rate, the body's ability to convert lactic acid to lactate may become impaired and lactic acid will begin to accumulate. Okay. क्या होता है जब फास्ट ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे लैक्टिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड निकलता है, ठीक है, एज अ वेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड को हम लोग का बॉडी का कैपेसिटी है कि वो उसको लैक्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टेट में कन्वर्ट कर देते, फिर से उसको लेके लिवर में जाकर फिर से उसको स्मूथ मसल्स पे या इसमें यूज करते हैं या वापस मसल पे भेजता है। बट उसका जो कन्वर्टिंग रेट है, ठीक है, उस फास्ट ग्लाइकोलाइसिस में वो रेट उसको मैच नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब मैच नहीं कर पाता क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो उसको जो कन्वर्ट लैक्टिक एसिड को लैक्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, उसका जो रेट है वो कम है, ठीक है। तो उसमें उसीलिए लैक्टिक एसिड मतलब एक्यूमुलेट होने लगता है मतलब, ठीक है, which is result in a fatigue and ultimately a cessation of activity. वो जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड छोड़ हो गया तो फिर हम लोग को फटीगनेस फील होता है, नहीं हो रहा, रेस्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो फटीगनेस जो होता है और अल्टीमेटली क्या होता है हम लोग को रुकना पड़ता है, ठीक है। The accumulation of lactic acid is most prevalent in the rapid high intensity exercise both, especially those with short rest duration.
Thus, a high concentration of lactic acid may indicate a rapid energy supply. Okay, अगर आप लोगों को फटीग हो रहा है, ठीक है, मतलब लैक्टिक एसिड स्टिमुलेट हो रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि आपको बॉडी में हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको बॉडी को हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है लैक्टिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बोल के आपको लैक्टिक एसिड एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग का एक समझना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। As the duration of activity increases towards 2 minutes marks, the supply of ATP shifts from fast glycolysis to slow glycolysis. अगर जो जब वो धीरे धीरे करके 2 मिनट की तरफ जाते रहता है, तो इसलिए आप 2 मिनट मतलब 800 मीटर तक स्प्रिंट कर रहे हो, तो लास्ट की तरफ आप धीरे धीरे देखोगे कि आप थोड़ा फटीगनेस फील कर पाते हो। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि वो फास्ट ग्लाइकोलाइसिस जो है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होकर स्लो ग्लाइकोलाइसिस में जा रहा है। ठीक है, वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बनाता है, तो वो आएंगे नेक्स्ट। Theoretically, as the intensity of the board of the exercise is decreases and the ratio of the glycolytic breakdown of the glucose and oxygen is slowed, thus reducing the buildup of lactic acid and allowing the body to pivot buffer lactic acid to lactate and form pyruvate. तो इसमें क्या बोल रहा है? अगर धीरे धीरे करके जब हम लोग को मतलब धीरे धीरे करके जब बॉडी को एनर्जी कम चाहिए होता है, जब हमको स्पीड कमा देते हैं, तो बॉडी को क्या, जब स्पीड कम देता है हम लोग का रनिंग का, तो बॉडी को कम एनर्जी लगता है। उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी को टाइम मिलता है लैक्टिक एसिड को लैक्टेट में कन्वर्ट करने में, है ना? तो उतना फास्ट एनर्जी हम लोग को नहीं चाहिए, तो जब फास्ट एनर्जी नहीं चाहिए होता है तो फिर क्या, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी कम होता है ना? एज वेस्ट प्रोडक्ट तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें कम कम रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी कम हो रहा है, तो बॉडी को टाइम मिल रहा है कि उसको लैक्टिक एसिड को लैक्टेट में कन्वर्ट करने में। ओके, once pyruvate is formed, it is settled into the mitochondria, okay, where it is used as an oxidative metabolism. Lactate is also settled into the liver, where it is converted into glucose again and goes to active tissues such as the skeleton and heart muscles, where it is converted to pyruvate and ultimately used as oxidative metabolism. ठीक है, जब pyruvate अगर बन गया तो वो मसल सेल पे रह जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे रह जाता है, वो फिर हम लोग को ऑक्सीडेटिव सिस्टम में कम ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो है स्लो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें फिर से वापस से वो एटीपी बनने में हेल्प करता है। अगर नहीं बन रहा है पिरुवेट, तो फिर भी क्या होता है, लैक्टेट ब्लड में ट्रेवल करके फिर हम लोग को लिवर पे चले जाता है। ठीक है, लिवर पे जाके फिर से वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और गोज टू द एक्टिव टिश्यूज लाइक सोच लीजिए स्मूथ मसल्स हो गया, सब उसमें चला जाता है, उसमें जाके पिरुवेट बनता है, बन के वहाँ पर वो ऑक्सीडेटिव सिस्टम मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Okay. After the completion of an exercise course, it generally takes between 20 to 24 hours for muscles glycogen to be completely restored. तो इसमें भी कंडीशन है, जैसे आप एक एक्सरसाइज कर लिए एक सेशन, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर बॉडी में तो एटीपी डिप्लीट हो गया ना, ग्लूकोज डिप्लीट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज जब डिप्लीट हो गया तो उसको रिस्टोर करने में टाइम देना पड़ेगा, है ना? तो वो ऑलमोस्ट 20 से 24 घंटा लगता है उन लोगों को वापस से पूरा रिस्टोर करने में। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखें, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि एटलीस्ट एक रेस्ट होना चाहिए, एक मसल अगर आज एक मसल को हम लोग एक्सरसाइज कर लिए तो रेस्ट देना चाहिए, या सेशन में दिन में 2 बार सेशन कर रहे हो तो फिर सेम मसल पे ऊपर काम नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट 24 आवर्स उनको रेस्ट दीजिए मिनिमम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या है? Much like a glycolytic system, the oxidative system has the ability to use blood glucose and muscle glycogen as fuel source for producing ATP. Okay? ये भी उसके तरह ही अब ग्लूकोज को लेता है, ब्लड ग्लूकोज को लेता है, मसल ग्लाइकोजन को लेता है, लेके एटीपी बनाता है, बट इसमें कंडीशन है, ये क्या करता है? The major difference between the glycolytic and oxidative energy system is that the enzymatic reaction associated with the oxidative system is occurs in the presence of oxygen, whereas glycolytic system present process system जो उसका जो प्रोसेस रिएक्शन प्रोसेस है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है ऑक्सीजन सिस्टम में, क्या होता है, इसका जो प्रोसेस है एटीपी बनाने का,
ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को लेके या ग्लाइकोज को लेके जो इसका जो प्रोसेस है एटीपी बनाने का, ये विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, हेल्प ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन रहता है, ऑक्सीजन के मदद से बनाता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिक सिस्टम था वो क्या था, वो विदाउट बिना ऑक्सीजन का बनाता है, इसीलिए वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखना। Okay, unlike the first diaglysis system, the oxidative system does not produce lactic acid from the breakdown of glucose and glucogen. Okay, जैसे कि बताया मैं कि ये lactic acid formation नहीं होता है इसमें, इस सिस्टम में। ठीक है, additionally the oxidative system has the ability to use fat and protein in the production of ATP. इसमें भी काम है, इसमें भी क्या है, अगर हम लोग एक सर्टेन पीरियड के बाद भी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, सर्टेन पीरियड के बाद भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ग्लूकोज तो कमने लग रहा है ना, ग्लूकोज जब कमने लगेगा तो हम लोग को धीरे धीरे करके बॉडी हैज द एबिलिटी टू टेक फैट आल्सो इंक्लूड, फैट से भी हम लोग को एटीपी बनाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सरसाइज करेंगे तो फिर प्रोटीन भी आता है इसका भी काम में। ओके, as the intensity of the exercise increases the amount of carbohydrate, guys give me a minute. Okay, so कहाँ था, the intensity of as the intensity of the exercise the amount of carbohydrate used for ATP production increases, whereas the utilization of fat to supply ATP decreases. This again gives support for the concept of high intensity exercise, both use carbohydrate as a primary fuel source. तो इसमें क्या बोला कि अगर बीच में कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज डिक्रीज हो जाता है तो फैट सेल से नहीं लेकर फिर से वो कार्बोहाइड्रेट से ले लेता है। ठीक है, तो वो आपको डिपेंड कर रहा है कि कितना इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना एनर्जी चाहिए बॉडी को उस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यूज हो रहा है। लेट्स सी, सो दिस इज anaerobic, this is anaerobic energy system and this is the phosphogen system। ओके, phosphogen energy system ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्लाइकोलिक एनर्जी सिस्टम का ग्राफ हो गया, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है यहाँ पे पूरा ये हो रहा है एरोबिक एनर्जी सिस्टम का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये और आपका टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, और यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ एटीपी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप देखते हो नीचे आप देखिए एरोबिक एनर्जी सिस्टम सप्लाई, एंड ये जो पेरीमीटर है यहाँ पर आपका है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। ठीक है, पहला जो 10 सेकंड है, ठीक है, पहला जो 10 सेकंड एक्सरसाइज है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए एरोबिक से कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 90% मिल रहा है एनारोबिक से। ठीक है, एनारोबिक से भी मतलब क्या है, 90% एनारोबिक से मिल रहा है, फिर भी इधर पर 90% मिल रहा है एनारोबिक से। फॉस्फेट सिस्टम और ये तो दोनों मिलकर एनारोबिक सिस्टम होता है ना। ठीक है, लेकिन पहला जो 2 सेकंड था, 2 से 3 सेकंड कुछ कितना था, मैक्सिमम कितने था, 2-3 सेकंड अगर यहाँ से देखोगे मैक्सिमम कितने था फॉस्फेट सिस्टम। ठीक है, फॉस्फेट से मैक्सिमम यहाँ पर पूरा 100% देता है 2-3 सेकंड, इस जगह कम से रहता है वो। 10 सेकंड के बाद क्या होता है, दोनों मिल जाता है, ये भी 50% देने लगता है। ठीक है, एनारोबिक सिस्टम में 50% देने लगता है, सॉरी ग्लाइकोलिक सिस्टम में 50% देने लगता है, फॉस्फेट सिस्टम में 50% देने लगता है। ठीक है, 10 सेकंड में। 10 सेकंड के बाद फॉस्फेट सिस्टम कमने लगता है, यहाँ पर आपका एनारोबिक सिस्टम जो है मतलब टोटल मिलाते अगर आप तो ग्लाइकोलिक सिस्टम टेक ओवर कर लेता है इसको 30 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे करके 2 मिनट तक चला जाता है। 2 मिनट के बाद एरोबिक सिस्टम टेक ओवर करता है धीरे करके। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एरोबिक सिस्टम है, ठीक है, एरोबिक सिस्टम है 10 सेकंड में एरोबिक सिस्टम कितना दे रहा है, 10%। एनारोबिक सिस्टम कितना कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 40%, 90% एटीपी। ठीक है, 30 सेकंड में क्या हो रहा है, 20% एनारोबिक से आ रहा है, 20% एरोबिक से आ रहा है, और 80% आपका आ रहा है एनारोबिक से। ठीक है, 30 सेकंड। 60 सेकंड में वो 30% 20% कंट्रीब्यूशन हो जाता है। 30% एटीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है एरोबिक, 80% एटीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है एनारोबिक। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए 2 मिनट का देखिए 50-50 हो गया। 2 मिनट में क्या हो रहा है, 50-50। ठीक है, तो ये भी 2 मिनट में क्या क्या दे रहा है, 50% दे रहा है, एरोबिक भी 50% दे रहा है। लेकिन 2 मिनट के बाद अगर चले जाए तो धीरे धीरे करके एरोबिक टेक ओवर कर लेता है उसको करके,
एरोबिक ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने लगता है, एंड बाई अराउंड 60 मिनट्स सब 98% एटीपी आता है एरोबिक सिस्टम से। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दिस इज फॉस्फोजेन सिस्टम, ब्लड ग्लूकोज लिवर ग्लाइकोजन सिस्टम, एंड दिस इज ग्लाइकोजन, ये आपका पूरा ग्लाइकोजन सिस्टम, एंड देन also aerobic system and then fats and protein। ठीक है, anaerobic system का ये पार्ट है दोनों, एटीपीसीपी एंड ग्लाइकोलिटिक। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, स्पोर्ट्स इवेंट लाइक स्प्रिंटिंग, 100 मीटर स्प्रिंटिंग, थ्रोइंग, लिफ्टिंग वेट्स, स्कीइंग, जंपिंग, ये सब सब कितना 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। ये वन रेप्स अगर मारे, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वन रेप मार रहे या पावर लिफ्टिंग कर रहे वन रेप मार रहे, तो उसमें क्या है 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है ना। तो वो एटीपीसीपी से हम लोग को चिल्लाता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, उसके बाद लेट्स से अगर 200 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट करे, 400 मीटर स्प्रिंट करे, या स्पीड स्केटिंग करे, या मोस्टली जिम इवेंट्स कोई भी एक्सरसाइज करे, कोई 8 रेप, लाइक 6 रेप, 7 रेप, 8 रेप करे, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है, लाइक लेट्स अराउंड 40 सेकंड तक लगता है। तो वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में 50-50 हो जाता है फिर। ठीक है, फिर सोच लीजिए आप 100 मीटर स्विमिंग कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, उसमें ऑलमोस्ट एक मिनट से ज़्यादा लगता है। तो उसमें क्या दोनों कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एनारोबिक सिस्टम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस एरोबिक सिस्टम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, 4 मिनट तक यहाँ पर अगर आपका हो गया 1000 मीटर कैनोइंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, 4 मिनट तक हो गया, 10 मिनट। फिर यहाँ पर देखिए आप 20 ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद, 25 मिनट्स के बाद देखिए फैट भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स तक फैट सेल से भी हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, लाइक रोइंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गया, ट्रेकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब में क्या होता है, क्रॉस कंट्री स्केटिंग स्कीइंग हो गया, इसमें हम लोग को फैट सेल से भी एनर्जी मिलता है लास्ट तक। ठीक है, तो सोच लीजिए अगर 30 मिनट के बाद भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें फैट सेल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, एंड एट द एंड लेट्स से ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद, अगर 2 घंटा के बाद भी आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या होता है, प्रोटीन भी इंक्लूड होता है, प्रोटीन भी मतलब से प्रोटीन जाके एटीपी बनाता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक ओवरऑल चार्ट विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू